मैनिफेस्टो कहने की बात होती है, मैनिफेस्टो को पूरा करना अलग बात होती है। और इसी वजह से बिहार की जनता भी संशय की स्थिति में है। लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति वहाँ बहुत ही बदतर है, और जिसके कारण लोगों का जीवन इतना सरल नहीं है। चुनाव की घोषणा या चुनाव के कुछ दिन पहले यदि इस तरीके की बातें की जाती है तो जनता उस चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि 5 साल के पीरियड में इस तरीके की चीज़ें नहीं की गई। ये शराबबंदी नीतीश जी की अच्छी प्लानिंग थी, परंतु शराबबंदी को लागू करना और शराबबंदी को टोटली रोक देना दोनों दो डिफर बातें हैं। बिहार में जोतों का आकार छोटा छोटा है, जोतों का आकार छोटा होने के चलते उस तरीके के एग्रीकल्चर लैंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, चकबंदी का स्तर नहीं हो पाया। साथ ही साथ बाढ़ के कारण बहुत सारे एग्रीकल्चर नष्ट हो जाते हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इस सारा बोझ किसानों पर पड़ता है। और इसी कारण किसान बाहर जाकर के काम करना ज़्यादा सार्थक समझता है बनिस्बत यहाँ पर कर खेती करने से। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं अनिल कुमार सिंह जी जो जीपीएस अड्डा के निदेशक हैं और बिहार से हैं। बिहार चुनाव में पकड़ रखते हैं, बिहार राजनीति में गहरी रुचि है और हम चर्चा करेंगे। एक दिन शेष है पहले चरण के चुनाव प्रचार में। सर, कल से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द पिलर लाइव पर। जी थैंक यू सर। क्या रणनीति लगती है सर आपको? आज की रात सब पर भारी पड़ेगी, आज और कल की रात, परसों से फिर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो पहले फेज के लिए बिहार में क्या माहौल लगता है आपको? बिहार में सबसे बड़ा माहौल यह है कि बिहार चुनाव के लिए जाति आधारित व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, और जिसके कारण बिहार की जनता की जो फर्स्ट वोटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। नहीं, आप जाति की बात कर रहे हैं, कि प्रशांत किशोर तो खुले में कह रहे हैं कि जाति एक तरफ रहने दीजिए, विकास की बात करिए, आप बिहार को बदलने की बात करिए। सरकार नहीं, बिहार बदलना है हमको। तो बिहार बदलने की बात यदि किया जाता है तो सभी पार्टियां मिल करके बिहार बदलने की बात करें, मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, और बिहार विकास के लिए एक मॉडल निर्धारित करने की कोशिश करें, उसका एक प्लानिंग करके बढ़ने की कोशिश करें, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। परंतु किसी भी पार्टी के पास इस तरीके के प्लानिंग नहीं है, और वह अंततोगत्वा जाति आधारित रूप को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, और उसी आधार पर सभी सदस्यों को निर्वाचन के लिए भेजें। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव खुल के कहते हैं कि हमारे जो रेल मंत्री थे पिताजी, तब यहाँ पे बहुत सारा विकास किया गया था, फैक्ट्री लाए थे। इस बार हमें आप बना दीजिए, हर जगह फैक्ट्री आ जाएंगी, चीनी मिल बंद है, चीनी मिल चल जाएंगे, हर घर रोजगार दे देंगे हम, सर हर घर में नौकरी दे देंगे। ये विकास नहीं होगा। देखिए, कथनी और करनी के बीच यदि सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है तो बिहार की जनता उसकी प्राथमिकता देती है। लेकिन बिहार की राजनीति में इस व्यवस्थाओं का कोई महत्व नहीं है, चाहे वह भारतीय राजनीति भी हो। मैनिफेस्टो कहने की बात होती है, मैनिफेस्टो को पूरा करना अलग बात होती है। और इसी वजह से बिहार की जनता भी संशय की स्थिति में है, क्योंकि मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं, लोक लुभावने वादे तो किए जा रहे हैं, परंतु उसको पूरा करने के लिए कोई प्लान, विशेष प्लानिंग उनके पास नहीं है। इसी वजह से लोगों का विश्वास बन नहीं रहा है। नहीं, जैसे बीजेपी कहती है कि हम एआई आधारित उद्योग लगाएंगे बिहार में, और दूसरा कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पहले से बिहार में काफ़ी परिवर्तन है। गंगा किनारे जो मरीन ड्राइव बना है वहाँ पर लड़की लड़का आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। इतनी सुरक्षा की दृष्टि से लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए तो पहले से बेहतर हुआ है। देखिए, पहले से बेहतर होना, लॉ ऑर्डर को बेहतर तरीके से सुरक्षित होना, ये दोनों दो बातें हैं। नीतीश जी की सरकार 20 साल से है और 11 सालों से तो बीजेपी की सरकार है, और दोनों मिल करके बिहार के विकास की उस स्तर पर नहीं पहुंचा पाए हैं, जिसके कारण वह विकास आधारित राजनीति की प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। यदि वह 20 साल के विकास के कार्यों की प्राथमिकता देते तो बिहार की जनता अवश्य एनडीए की उस सत्ता में लाने की कोशिश करती। फिर भी संशय की स्थिति बनी हुई है, और इस आधार पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पटना में मेट्रो आ गई, बहुत सारे रोड अच्छे बन गए हैं, पहले रोड देखने को भी नहीं थे बिहार में, तो मेट्रो और रोडों का जाल बिछाया है, इससे जनता को नहीं लगता विकास होगा? देखिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति वहाँ बहुत ही बदतर है, और जिसके कारण लोगों का जीवन इतना सरल नहीं है। मेट्रो बन जाना तो अलग बात है, लेकिन परंतु इस पर चलने के लिए हमें शिक्षा का स्तर को सुधारना पड़ेगा। और आज भी बहुत सारे विश्वविद्यालय वहाँ पर हैं जो इसमें 3 साल के बदले में 5 साल डिग्री मिलती है। पलायन को रोका नहीं जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पर बड़े ही बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती।
अभी केंद्र सरकार की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए और उनका आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 से कोई भी छोटा मोटा उद्योग शुरू करेंगी तो काम आ जाएंगे। तो क्या इससे देखिए, यदि जीवन स्तर सुधरेगा? चुनाव की घोषणा या चुनाव के कुछ दिन पहले यदि इस तरीके की बातें की जाती है तो जनता उस चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि 5 साल के पीरियड में इस तरीके की चीज़ें नहीं की गई और एकाएक देने से लोगों को लगा, भले ही वो अपने महिलाओं का बड़ा वर्ग वोट के रूप में एनडीए की तरफ कन्वर्ट हो जाए, एनडीए की सरकार बन जाए, परंतु यह बहुत अच्छी बात नहीं है। एक प्लानिंग के तहत यदि महिलाओं को उत्थान करने की कोशिश की जाती तो ज़्यादा सार्थक दिशा होता और बिहार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती थी। बिहार में वोटिंग परसेंटेज महिलाओं की पुरुषों से ज़्यादा रहती है, कई 5% महिलाएं ज़्यादा वोट करती हैं। और शराबबंदी और जो साइकिल बांटने की प्रथा शुरू की थी नीतीश कुमार जी ने, बताते हैं कि वो महिलाओं का वोट बैंक कहीं ना कहीं नीतीश से जुड़ा हुआ है। ये शराबबंदी नीतीश जी की अच्छी प्लानिंग थी, परंतु शराबबंदी को लागू करना और शराबबंदी को टोटली रोक देना दोनों दो डिफर बातें हैं। शराबबंदी लागू तो नीतीश जी ने की है, लेकिन शराबबंदी फिर भी वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चलती रही, जिसके कारण वहाँ के नवयुवक वर्ग, एक बड़ा वर्ग इसमें 2 नंबर के धंधे में लिप्त हो गया, जिससे इसका प्रभाव जनमानस सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा ही बुरा पड़ा और इसी कारण इस व्यवस्था से नीतीश जी सरकार से जनता नाराज है। युवाओं के लिए बात करें तो युवा पलायन रोकने की बात करते हैं, कह रहे हमें रोजगार दे दो, पलायन रुक जाए। हमारा सबसे अच्छा मुद्दा हमारा यही, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है बिहार में। हाँ, चूँकि बिहार एक कमज़ोर स्टेट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वहाँ की 70 से 75% जनसंख्या पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। यदि हम उस सेक्टर को बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, पशुपालन और अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, कच्चे मालों से विभिन्न प्रकार के संसाधन उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होगा, बिहार का विकास होगा, पलायन रुकेगा। तो युवा वर्ग नीतीश सरकार के प्रति ज़्यादा सार्थक तरीके से सहयोग कर सकता है, परंतु पलायन नहीं रुकने के कारण युवा वर्ग उनसे नाराज है। आप कृषि की बात की, बड़ी अच्छी बात है। बिहार का युवा पंजाब में जाकर खेती करता है, पंजाब को धनवान बना दिया है, तो बिहार में क्यों नहीं करता उस काम को? देखिए, बिहार में जोतों का आकार छोटा छोटा है, जोतों का आकार छोटा होने के चलते उस तरीके के एग्रीकल्चर लैंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, चकबंदी का स्तर नहीं हो पाया। साथ ही साथ बाढ़ के कारण बहुत सारे एग्रीकल्चर नष्ट हो जाते हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इस सारा बोझ किसानों पर पड़ता है और इसी कारण किसान बाहर जाकर के काम करना ज़्यादा सार्थक समझता है बनिस्बत यहाँ पर कर खेती करने से। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने धरना दिया था, 13 महीने धरना चला था किसान बिल वापस करने के लिए। सबकी भूमिका ठीक थी, लेकिन बिहार के किसान जागरूक नहीं है। क्या कारण था? बहुत कम उपस्थिति थी, क्योंकि MSP वहाँ भी नहीं है। बिहार के किसानों के ऊपर उस तरीके का लैंड नहीं है जिसके कारण बड़े स्तर पर गेहूँ, चावल या अन्य फसलों का उत्पादन हो सके। उन्हें अपने खाने भर के सामान का उत्पादन होता है और जनरली अधिकांशतः देखा जाए तो बाढ़ और सूखा के कारण फसल नष्ट भी हो जाते हैं। इसी कारण उनकी भागीदारी को बड़े बेहतर तरीके से इस आंदोलन में सुनिश्चित करने में दिक्कत हुई। तो इसका असर मतलब वोट बैंक में क्या देखते हैं आप? जागरूक किसान होने के बावजूद भी भाग नहीं लिया, क्योंकि तो वोट के लिए बहुत बड़ा हथियार है। लोकतंत्र पर्व एक तरह से देखा जाए तो जी, लोकतंत्र के पर्व को देखा जाए तो लोकतंत्र के पर्व में किसानों की भागीदारी या बहुसंख्यक जनता की भागीदारी बहुत अधिक होती है, परंतु उनके लिए एक सार्थक दृष्टिकोण से काम धरातल पर नहीं हो पाया, जिसके कारण वह नाराज हैं। यदि उसी को धरातल पर सार्थक तरीके से काम किया जाता, उसके फसलों के प्रोडक्शन के लिए बड़े बाज़ार की व्यवस्था की जाती, उसके फसलों के कच्चे मालों के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित किए जाते, उसी वहीं पर पशुपालन की प्राथमिकता को बड़े स्तर पर सुनिश्चित किया जाता, जिससे गाँव से पलायन रुकता, तो एक सार्थक दृष्टिकोण हो सकता था। मखाना और लीची के लिए बड़ी बोर्ड बनाने की बात हुई है और विदेश तक भेजने की बात हुई है। किसानों से असर पड़ेगा या कुछ होगा धरातल पे, या भाषणबाजी है मात्र? बिहार के लीची, बिहार का मखाना। नीतीश सरकार 20 सालों से काम कर रही है, सत्ता में 20 सालों से है। उन्होंने जब चुनाव का माहौल आया तो इस तरीके के वादे करने की अपेक्षा, यदि चुनाव से 2 साल पहले इस तरीके के वादे को निभा देते, उसके प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल बाज़ार में भेजने की व्यवस्था करते, तो ज़्यादा सार्थक होता। चुनावी माहौल में मैनिफेस्टो में इससे वादे को स्थापित करना
करने से जनता उतनी खुश नहीं होगी जितने कि 2 साल पहले इस व्यवस्था को कर देने से खुश होती है। सर, किसान वर्ग का वोट जो बता रहे हैं, इतनी सारी परेशानी है किसानों को वहाँ पे बिहार में, तो जब आप वोट डालने के लिए किसान निकलेगा घर से, वोट डालने के लिए 6 तारीख को 11 तारीख को निकलेगा, तो उसके दिमाग में क्या रहेगा? आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट डालेगा किसान? देखिए, सबसे बड़े किसान के मुद्दे हैं कि आने वाले भविष्य में कौन ऐसे लोग होंगे जो हमारी इन सारी समस्याएं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य और पलायन को रोकने में सक्षम हो सकता है, और कौन विधायक हमारे दुख सुख में साथी हो सकता है और हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारी समस्याओं को सुन करके उस समस्याओं को निदान करने की कोशिश करेगा और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएगा। जनता उसी की तरफ झुकने की कोशिश करेगी। एनडीए गठबंधन, इंडिया को वहाँ पर महागठबंधन कहते हैं, और जन स्वराज पार्टी अपने आप में 243 सीट पर लड़ रही है। तो तीनों का पहले 2 ही थे, एनडीए और इंडिया गठबंधन, तीसरी का उदय हुआ है। तो क्या माहौल लगता है, समीकरण क्या बनता दिखता है आपको? अंततम है, बिल्कुल 2 दिन शेष हैं। देखिए, सारे माहौल और सारे एनालिसिस करने के बाद या देखने के बाद यह बातें स्पष्ट पता चलती है कि किसी न किसी रूप में एनडीए की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है, लेकिन त्रिशंकु सरकार की लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब उसमें चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि सरकार कैसे बनेगी, परंतु नीतीश जी की ज़्यादा संभावना है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, मतलब चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ टूट फूट भी हो सकती है क्या? अब नीतीश जी की सरकार बनने के लिए टूट फूट की संभावनाओं को प्रबल रूप से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन के किसी भी पार्टी के टूट फूट होने की संभावनाएं कम है, परंतु जन सुराग पार्टी के विधायक के टूटने की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं, क्योंकि उनकी संख्या बल कम होंगे। और जो दल बदल विधेयक है, वीआईपी दल है, इस तरह छोटे छोटे दल हैं जो दल बदल विधेयक है, इन दलों के ऊपर लागू होना आसानी से लागू हो सकता है। जी। तो अंतिम से वोट परसेंटेज बिहार में कम रहता है, लास्ट प्रश्न है मेरा, तो वोट परसेंटेज बढ़े बिहार में, जो लोकतंत्र के पर्व में सभी हिस्सा लें, इसके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इसके लिए सबसे सार्थक उपाय तो यही होगा कि वोट के दिन एक सार्थक तरीके से सभी गांवों में यह अनाउंस किया जाए कि आप वोट शुरू हो गया है, आप सभी जाकर के वोट में सहयोग भागीदारी अपनी अदा करें, जिससे उस दिन जागरूकता स्थापित हो सके और सभी लोग जाकर के किसी न किसी रूप में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया कि रोटी कपड़ा और मकान मेन मुद्दा है, और साथ में पलायन इससे भी बड़ा मुद्दा है। जातिवाद रहेगा वो अपनी जगह पे है, और दूसरी आपने बताया कि जो युवाओं में जोश है मेन पलायन का, उनको कहीं ना कहीं डर है कि हम ऐसी सरकार चुनेंगे जो पलायन रोक सके हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर।